नमस्कार सम्मानित शिक्षक साथियों, मैं डॉक्टर प्रिया आनंद श्रीवास्तव विकासखंड कल्याणपुर से विज्ञान की एआरपी एवं निष्ठा कार्यक्रम के लिए एसआरपी के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि लॉकडाउन के इस संकट में, कोविड के इस संकट में जब हम सब लोग शैक्षिक कार्यक्रमों पर इसी प्रकार ऑनलाइन चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, उस समय में आपके समक्ष आज निष्ठा कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल संख्या 16 शैक्षिक प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता पर आपके समक्ष चर्चा करूँगी। हमारे जो विद्यालय हैं, हम जो कि शिक्षक हैं, विद्यालय से जुड़े हैं, विद्यालय हमारी कर्म भूमि है। जो हमारे विद्यालय हैं ये समाज का दर्पण है। वस्तुतः समाज में हम जिन मूल्यों की परिणति देखना चाहते हैं उन्हें हम विद्यालयों के माध्यम से ही पोषित करते हैं। लेकिन हमारा हदभाव ये है कि जाने या अनजाने कुछ ऐसी बाधाएं भी हैं जो इन मूल्यों को समाज तक पहुंचने से रोकती है। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों को हमेशा समानता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में जब वही बच्चा जाता है, जो शिक्षार्थ विद्यालय आता है और सेवार्थ समाज में जाता है, तब वही जेंडर इनइक्वलिटी यानी कि लैंगिक असमानता का शिकार बनता है। और इस लैंगिक असमानता के कारण हमारी बालिकाओं का बहुत अधिक नुकसान होता है। शैक्षिक प्रक्रिया को हमें ऊंचा ले जाना है और यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में संपूर्ण साक्षरता हो तो हमें बालक और बालिकाओं दोनों की शिक्षा पर समुचित रूप से ध्यान देना होगा। लेकिन हम ये बहुत बार पाते हैं कि हमारी बालिकाएं इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाती हैं। उसके कुछ कारण, उसके कुछ निवारण और उसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स पर हम आज चर्चा करेंगे। यदि हम समानता को समझना चाहते हैं और उसे किस प्रकार समाज में पोषित करना चाहते हैं तो हमें 3 शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा, जो कि हमने आमतौर पर आपके साथ शेयर किए और सुने भी हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण शब्द है समानता और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है समता एवं तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है समावेशन। जब हम समानता की बात करते हैं, कि मैंने इसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, जब हम समानता की बात करते हैं तो आप और हम लोग ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि समानता वो चीज़ है जो हमें अपने जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि समानता हमारा अधिकार है। हम अपने संविधान के द्वारा सभी स्तरों पर समान हैं। हालांकि ये विधिक प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमारे एक कानूनी अधिकार है, लेकिन समाज में हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। और दूसरा तत्व है समता। समता ही वो रास्ता है जिसके द्वारा हम इस लैंगिक इनइक्वलिटी को या सेक्सुअल इनइक्वलिटी को पूरित कर सकते हैं। समता वो चीज़ है जिसमें यदि 2 व्यक्तित्व समान न हो या 2 व्यक्तित्वों का पोषण समान रूप से न हो रहा हो तो हम उस व्यक्तित्व को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि दोनों का विकास एक साथ हो। उदाहरण के लिए एक बालक मेला देखने जाता है और वो अपने छोटे कद के कारण से मेले को नहीं देख पा रहा, तो पिता उसको अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। ये एक प्रकार का एडजस्टमेंट है। इसी प्रकार से हमें अपनी बालिकाओं को सपोर्ट करना है ताकि वो शैक्षिक मूलधारा के साथ जुड़ सके। और तीसरा महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है समावेशन। समावेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हम व्यक्तित्व को नहीं बदलते, अपितु परिवेश को बदलते हैं और परिवेश को बदल करके हम सबको एक साथ ट्रीट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने विद्यालयों में हैं, हम CWSN बच्चों के साथ ही, चाहे वह बालक हों, बालिकाएं हों, चाहे CWSN बच्चे हों, उनको एक ही साथ इस भावना से पढ़ाते हैं कि सब एक ही अच्छे माहौल में एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब इन तीनों शब्दों को समझने का अर्थ ये है कि समानता तो हमें कानूनी रूप से प्राप्त है, लेकिन समता और समावेशन के द्वारा हम बालिका शिक्षा को मूल धारा में जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। क्या ये शिक्षा की वे पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हमारे समाज में या हमारे विद्यालय स्तर पर भी जो लैंगिक इनइक्वलिटी के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं और बालिकाओं के शैक्षिक अवसरों को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम एक शिक्षक है, हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 शब्द हैं जो एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न हैं। आप और हम इन शब्दों से भली भांति परिचित हैं। यहाँ मैंने दिखाने का प्रयास किया है। पहला शब्द है सेक्स और दूसरा शब्द है जेंडर। पहला शब्द सेक्स एक पूर्ण रूप से बायोलॉजिकल टर्म है जो कि हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है एक व्यक्तित्व के रूप में, या तो वो पुरुष होता है या वो महिला होता है। इसमें हमारी, या अदर जेंडर भी हो सकता है, इसमें हमारी ओर से कोई परिवर्तन नहीं किया सकता, यानी इसमें हमारी अवधारणा का समावेश नहीं होता। वहीं जेंडर एक और विस्तृत प्रत्यय है जो कि तब जन्म लेता है जब हमारा ये जन्मा हुआ व्यक्तित्व समाज के अंदर प्रवेश करता है और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उन मानदंडों में ढलता है। उदाहरण स्वरूप, जब कोई बच्चा समाज में आता है, यदि वह बालक है तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वह अलग प्रकार की भूमिकाओं में होगा, और यदि बालिका है तो उससे अलग प्रकार की भूमिका की उम्मीद की जाती है।
इसी प्रकार से विद्यालयों में भी हम बालकों से अलग और बालिकाओं से अलग प्रकार के कार्य की उम्मीद करते हैं। इस जेंडर प्रत्यय को मिनिमाइज करते हुए हमें हर व्यक्तित्व को बायोलॉजिकल रूप में स्वीकार करना होगा कि हर बच्चा एक समान एक व्यक्तित्व है, केवल एक व्यक्तित्व है, उसके अंतर केवल बायोलॉजिकल है। जेंडरगत अंतरों को हमें समाप्त करना होगा। उदाहरण के लिए हम क्या करें, हम ऐसा कर सकते हैं, जो शब्द ऐसे हैं जो हमें जेंडर का आभास कराते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं चेयरमैन, तो चेयरमैन के स्थान पर उचित होगा कि हम चेयरपर्सन शब्द का यूज करें। शिक्षकों को इसके लिए कुछ उपाय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा हम इस जेंडर इक्वलिटी को अपने विद्यालय स्तर पर तदुपरांत समाज में जाने पर मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कुछ उपाय इस प्रकार हैं। सबसे प्रथम बात तो ये कि एक शिक्षक के रूप में हमारी परवरिश भले ही किसी परिवेश में हुई हो, किसी प्रकार के माहौल में हुई हो, लेकिन जब हम कक्षा प्रवेश करते हैं तो अपने पूर्वाग्रहों को देहरी पर ही छोड़कर कक्षा में प्रवेश करें और ये मानकर शिक्षण कार्य करें कि हर बच्चा हमारे पास एक समान व्यक्तित्व है। विद्यालय अवसरों पर बहुत सारे अवसर आते हैं विद्यालयों में, जबकि हम बच्चों से इस प्रकार की भूमिका को निर्वहन करें कि कभी ये नहीं बांटना चाहिए कि हमेशा गायन में या वादन में बालिका ही प्रतिभाग करेंगी या कुकिंग में बालिका ही प्रतिभाग करेंगी, बल्कि बालकों को भी उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी प्रकार खेल कूद एवं भाग दौड़ वाली क्रियाओं में, बाहर से सामान लाने, क्रय विक्रय में हमें बालिकाओं को भी समान रूप से अवसर देना चाहिए। यदि किसी बालक या बालिका के पिता घर पर गृह कार्य करते हैं और माता व्यवसाय करती हैं, तो हमें उसे कभी भी हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ना ही बालकों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए, बल्कि उनको समाज में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही जो महान विभूतियाँ, जो महान महिलाएं इस समय समाज की नींव बनी हुई हैं, समाज में नित नए कार्य कर रही हैं, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे वो कोई भी ऐसी महिला हो जो नए नए आयामों को छू रही है, उन सब को से हमें बालक बालिकाओं को अवश्य परिचित कराते रहना चाहिए, जिससे कि यह बात बच्चों के मन में भली भांति बैठ जाए कि कोई भी बच्चा नर या नारी नहीं होता, एक व्यक्तित्व होता है, उसमें उसी प्रकार की क्षमताएं मौजूद हैं जो दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व में निहित होती हैं। जब हम बालकों के मूल में ही ये बात स्टार्टिंग से ही रोपित कर देंगे, तो ये बहुत अधिक संभव है कि वो बच्चा हमारा समाज में जाने पर कभी भी इस कम से कम जेंडर इनइक्वलिटी का शिकार नहीं होगा। हमारी बालिकाएं भी उतनी पोषित होंगी जितने हमारे बालक होंगे। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बालिकाओं को शिक्षित करते समय, बालकों को शिक्षित करते समय हमें दोनों पर ही ध्यान देना है, लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने बालकों में भी उन मूल्यों का पोषण बहुत सावधानी से करें कि उनके मन में बालिकाओं के प्रति आदर, सम्मान और बराबरी का भाव उत्पन्न हो। एक शिक्षक के रूप में इन सुझावों पर यदि आप अमल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके विद्यालय का माहौल बदल रहा है। अपने बच्चों के साथ में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बालिकाओं की क्या समस्याएं हैं, और वे अपनी समस्याओं को कहने में कभी भी आपके सामने हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगी। जब वो ये जान लेंगी कि आप एक पुरुष या महिला नहीं अपितु उसके शिक्षक हैं, तब वो निश्चित ही आपके सामने संकोच होकर अपनी समस्याएं कह सकेंगी, विद्यालय में पूर्ण रूप में मन लगाकर पढ़ सकेंगी, और विद्यालय में बच्चों में उन मूल्यों का पोषण हो सकेगा जिनकी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज प्रतिनिधित्व करेगा। क्योंकि विद्यालय ही वह संस्था है जहाँ पर बच्चों का पोषण होता है, बच्चों में मूल्यों का निर्माण होता है। इसलिए जेंडर इक्वलिटी को हमें समाप्त करना है, हमें इसका प्रारंभ विद्यालय से ही करना होगा, और विद्यालय से ही पूर्व हमें स्वयं एक शिक्षक के रूप में अपने आप से करना होगा। बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि हमें इस रूप में सकारात्मक चीज़ें प्राप्त होंगी। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।